हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रीना। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं पहले 2 वीडियोस बना चुकी हूँ कंपनी के ऊपर। ये मेरा 3rd वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या है। मैंने उसको एकदम सिंपल और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया था। एंड सेकेंड वीडियो जो कि उसका ही पार्ट 2 था, बट मैंने उसको नाम अलग दिया था ताकि उसको समझने में आपको आसानी हो। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या है शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड है मीनिंग एंड थर्ड है डेफिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पे। आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको ये बात याद रखनी है, आपको कभी भी इंट्रोडक्शन में सीधा मेन टॉपिक पे नहीं आना है। जैसे यहाँ पे हम लोग का मेन टॉपिक है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो हम लोग सीधा जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में लिखना चालू नहीं करेंगे। हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन में क्या दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ फॉर्म्ड, ये हम लोग उसके बैकग्राउंड में लिखेंगे। एंड जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको धीरे धीरे आइडिया होती जाएगी कि बैकग्राउंड में क्या लिखना है एंड मीनिंग में क्या लिखना है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हाउ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे फॉर्म हुई? तो इसका आंसर है जॉइंट स्टॉक कंपनी का जन्म हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से। यस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था इंग्लैंड में इन 1760 में। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या कनेक्शन है, उसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले एग्रीकल्चर ज़्यादा होती थी, प्लस उसके अलावा जो भी गुड्स प्रोडक्शन होती थी वो सब मैन्युअली होती थी मतलब हाथों से होती थी। उसके लिए हमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती थी और वो प्रोडक्शन घर पे ही की जा सकती थी। जैसे एग्जाम्पल क्लोथ्स। अब पहले क्या होता था, पहले क्लोथ्स कैसे बनते थे, जो शीप है उसमें से वूल निकाल के और फ्लैक्स प्लांट में से लिनन फाइबर्स निकाल के वो हम लोग देते थे कॉटेज वर्कर्स को। कॉटेज वर्कर्स यानी कि ऐसे वर्कर्स जो घर पे काम करते हैं, और कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो घर पे ही इंडस्ट्री चलाई जाती थी। अब जैसे कि आप पिक में देख सकते हैं कि कॉटेज वर्कर्स स्पिनिंग व्हील का यूज करके वूल और लिनन फाइबर्स में से यार्न बनाते थे। यार्न मतलब थ्रेड, और यही यार्न दिया जाता था वीवर्स को। वीवर्स ऐसे लोग हैं जो यही यार्न को, यही थ्रेड को कन्वर्ट करते थे क्लोथ्स में यूजिंग हैंडलूम्स। अब ये प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसी प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला है जिससे आपको समझने में इजी होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले प्रोडक्शन कैसे होता था क्लोथ्स का। अब वो वीडियो का नाम है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब जैसे ही आप लोग ये वीडियो देखेंगे आप लोग को ये प्रोसेस और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। टाइम के साथ साथ डिमांड बढ़ती जा रही थी, टाइम कम डिमांड ज़्यादा, और उसी टाइम पे क्या हुआ ना, बहुत सारे मशीनरीज़ का इन्वेंशन हुआ, इनोवेशन हुआ। अब वो मशीनरीज़ की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने एक ट्रांजिशन लाया। ट्रांजिशन मतलब एक चेंज लाया। चेंज क्या था कि डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को हटा के एक मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन आया जिसमें मशीन्स ज़्यादा यूज होती हैं। और चेंज ये आया कि हैंड प्रोडक्शन मेथड्स को हटा के मशीन्स आ गई। और आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कपड़े बनाने के लिए मशीन्स का यूज़ हुआ। अब वो मशीन्स कैसे यूज़ हो रही हैं उसके समझाने के लिए मैंने 2 वीडियोस अटैच किए हैं। सबसे पहला वीडियो है स्टार्ट फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जर्नी ऑफ कॉटन फैब्रिक, एक ये है। प्लस सेकेंड वीडियो मैंने अटैच किया है हाउ कॉटन इज़ प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज, हाउ इट्स मेड। तो यहाँ पे ये 2 वीडियोस के देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आज कितना ज़माना आगे बढ़ गया है, कितने मशीन्स यूज़ हो रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको यही कपड़ों का ही एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जिसने सबसे पहले मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स को यूज़ किया। मॉडर्न प्रोडक्शन मेथड्स को यूज़ करके उसने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि तभी के टाइम पे मार्केट्स बढ़ते जा रहे, लोकल से रीजनल, रीजनल से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल होते जा रहे थे। अभी इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग को लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है। इसी लार्ज स्केल प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए मशीन्स चाहिए, मशीन्स के लिए हमको फैक्ट्रीज चाहिए। अब वो फैक्ट्रीज के लिए हमको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, प्लस प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब हमको ऐसे लोग चाहिए जो इन मशीन्स को संभाल पाएँ, और ऐसे लोग चाहिए जो इन लोगों को संभाल पाएँ। तो यही
जो कैपिटल और मैनेजमेंट है, ये सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप तभी के टाइम पे नहीं दे पा रहे थे। इसी के वजह से ही जॉइंट स्टॉक कंपनी का जन्म हुआ। और जॉइंट स्टॉक कंपनी एक सुपीरियर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा कॉमन है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ। इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं मीनिंग पे। मीनिंग मैंने आपको पहले के 2 वीडियोस में बताई है, वो मीनिंग को लिखेंगे कैसे ये मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी डेफिनेशंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सबसे पहला जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब इस कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 में सबसेक्शन 20 में, अब सबसेक्शन क्या है, हर एक सेक्शन के अंदर कुछ सबसेक्शंस होते हैं। जैसे 2 के अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके 20th सबसेक्शन में हमारा डेफिनेशन दिया है। और वो डेफिनेशन है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहाँ पे जब भी हम लोग डेफिनेशंस करेंगे उसमें हमको कीवर्ड्स ध्यान देने हैं। अब यहाँ पे इस डेफिनेशन में हमारे 4 कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला कीवर्ड है कंपनी, सेकेंड है इनकॉर्पोरेटेड, थर्ड है दिस एक्ट एंड फोर्थ कीवर्ड है हमारा अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। अब इस कीवर्ड्स को समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले हम आते हैं कंपनी पे। कंपनी मीन्स अ कंपनी, ये थोड़ा सा अजीब डेफिनेशन नहीं है? तो अगर हम लेमन टर्म्स में समझे तो यहाँ पे कंपनी मीन्स अ कंपनी में कंपनी सेकेंड वाला टर्म जो कंपनी है उसका मतलब क्या है? यहाँ पे कंपनी का मतलब है कमिंग टुगेदर फॉर डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स यहाँ पे लोग एक साथ आते हैं कुछ बिजनेस करने के लिए। सेकेंड इनकॉर्पोरेटेड वर्ड मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड हम आते हैं अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट का मतलब है जो करंट एक्ट चल रहा है, और हमारा करंट एक्ट चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013। फोर्थ है हम लोग का अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ से यहाँ पे मतलब है इसके पहले के जितने भी कंपनीज लॉ हैं उन सभी एक्ट में जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं वो सभी कहलाएंगी कंपनीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स क्लियर हुए। उसके बाद आते हैं फोर्थ इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड को अगर मैं लेमन टर्म्स में समझाऊँ तो उसे हम कहेंगे रजिस्टर्ड, और अगर मैं इसको और स्पेसिफाई करने जाऊँ तो उससे हम कहेंगे ऑफिशियली कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। जैसे हम लोग का जब भी बर्थ होता है, जब हम बॉर्न होते हैं तो हम लोग का बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। दैट मीन्स हमारा नाम रजिस्टर्ड किया जाता है, हम लोग एग्जिस्टेंस में आते हैं। वैसे ही जैसे ही कंपनी को इनकॉर्पोरेशन होता है, जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, उससे उसका एक बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है जिससे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। दैट मीन्स हमारी कंपनी अब रजिस्टर्ड हो चुकी है किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज एन ऑफिस अंडर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दैट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। दैट मीन्स ये एक ऑफिस है जिसके किसके अंडर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर है। यहाँ पे कंपनीज को डील करने के लिए, कंपनीज को मैनेज करने के लिए, कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए ये ऑफिस बनाई गई है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्यों? क्योंकि हमारे कंपनीज में पैसा पब्लिक का लगा हुआ है और गवर्नमेंट कभी भी पब्लिक का नुकसान नहीं चाहेगी, इसलिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाया है हमारे कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए। तो जैसे ही हमारी कंपनी अपना नाम रजिस्टर करती है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, वैसे ही हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है जिससे हम बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। दैट मीन्स हमारी कंपनी अब ऑफिशियली एग्जिस्टेंस में आई है, हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगा। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो यहाँ पे अभी आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन क्लियर होने के बाद हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन पे। यस, वही इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में हिंदी में एक्सप्लेन किया था, मैं वही इंट्रोडक्शन अभी आपको बताऊंगी कि आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को समझ में आ जाता है कि टॉपिक में क्या है क्या नहीं है, बट उनको लिखने में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि
उन लोग को इंग्लिश में लिखना कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आज आपको एक तरह का एग्जांपल दे रही हूँ कि वही टॉपिक अगर आप समझ के इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है, और यही चीज़ को अगर आप रट्टा मार के लिखेंगे तो वो चीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती है। और मेरा मकसद यही है कि आप चीज़ों को समझें, रट्टा नहीं मारें, क्योंकि रट्टा मारने से कोई आगे नहीं जाता है। वही इंसान आगे जाता है जो चीज़ों को समझता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने सबसे पहले वही बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1760। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद हमने बताया था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वही प्रोसीजर है, हम लोग थोड़ा सा ही बता देते हैं। बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम एंड गुड्स वर प्रोड्यूस्ड मैन्युअली एट होम विथ लिमिटेड कैपिटल। इतना बताने के बाद हम लोग एग्जाम्पल पे आए थे। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वूल एंड लिनन फाइबर्स वर गिवन टू कॉटेज वर्कर्स। दे प्रोड्यूस्ड yarn from wool and linen fibers with the help of spinning wheel, and then this yarn was given to weavers. Weavers converted this yarn into fabric in handlooms, but this process required a lot of time. So in order to reduce the time required to make a cloth, many technological innovations took place which played a very important role in the industrial revolution. अब ये हो गया। यहाँ पे हमने बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्यों आया था, कैसे आया था, पहले क्या होता था। अभी यहाँ पे पहुँच जाने के बाद हम लोग आते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद क्या हुआ था। तो चलिए देखते हैं। It replaced the domestic system of production with the modern factory system of production. It also replaced the hand production methods with the machines, and the textile industry was the first industry to use the modern methods of production. ये हो गया। यहाँ पे हमने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे पहली इंडस्ट्री थी मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने में। उसके बाद क्या हुआ था? लोकल मार्केट्स टर्न्ड इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इन ऑर्डर टू कोप अप विद द इंक्रीजिंग मार्केट डिमांड, अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट वॉज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट and to run the factories, but these were not provided by sole trading concern or any partnership firm. वही चीज़ें हैं कि फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए हमको पैसा चाहिए और मैनेजमेंट चाहिए, जो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप नहीं दे पा रहे थे। सो दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यहाँ पे हम लोग का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा का ऐसा इंट्रोडक्शन फुल सेम लिख के आए। ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है और मैंने आपको इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है। आपको इसमें से जो समझ में आता है आप वही लिखें। इसको भी रट्टा नहीं मारना है, आपको चीज़ों को समझना है। इज़ दैट क्लियर? तो इंट्रोडक्शन हो गया। इंट्रोडक्शन के बाद आते हैं हम लोग मीनिंग पे। तो अभी हम लोग मीनिंग देखते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें क्या होता है? इट इज़ अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स फॉर कैरिंग सम बिजनेस एंड शेयरिंग द प्रॉफिट्स देयर फ्रॉम। यानी कि यहाँ पे लोग खुद ही आते हैं, उन्हें कोई फोर्स नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज कैपिटल फॉर द बिजनेस। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ इनडिविजिबल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। यानी कि हमारे कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, बट वो यूनिट्स और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए उसे बोला है इनडिविजिबल यूनिट्स। दीज यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स। इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? शेयर्स। The person who purchased the shares of the company is known as shareholder. जो shares purchase करता है वो कौन बन जाता है? shareholder. Shareholders are the owners as well as members of the company. ये मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुकी हूँ कि shareholders कौन है? owners हैं और members हैं। किसके? कंपनी के। शेयरहोल्डर्स रिसीव डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। यानी कि शेयरहोल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। यही अगर पैसा उन्होंने बैंक में रखा होता तो बैंक उन्हें क्या देती? इंटरेस्ट देती है, और यही कंपनी क्या देती है? डिविडेंड देती है। बट शेयरहोल्डर्स कैन नॉट मैनेज द कंपनी। ये लोग मैनेज नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज they are large in numbers and they are scattered over a large geographical area. वो लोग नंबर में बहुत ज़्यादा हैं और वो लोग क्या है? scattered हैं। इतना क्लियर हुआ? So therefore shareholders elect representatives to manage the affairs of the company. shareholders कुछ लोगों को elect करते हैं। elect करते हैं मतलब select करते हैं as a representative,
किस लिए इलेक्ट करते हैं? कंपनी को मैनेज करने के लिए। दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड एज डायरेक्टर्स, और इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। एंड द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और यही डायरेक्टर्स जब एक साथ आते हैं, इनका ग्रुप आता है, तो उसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इतना क्लियर हुआ? आगे हम लोग देखते हैं। अब डायरेक्टर्स का काम क्या है? डायरेक्टर्स मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स का काम क्या है? मैनेज करना, डायरेक्शन देना, सुपरवाइज करना। क्या? अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे अफेयर्स का मतलब है एक्टिविटीज़। इतना क्लियर हुआ? बट यहाँ पे मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज करना है, बट किसको करना है? सो द कंपनी नीड्स ह्यूमन बींग्स टू लुक आफ्टर देयर डे टू डे एक्टिविटीज़, यानी कि डे टू डे एक्टिविटीज़ चलाने के लिए कंपनी को कुछ लोग चाहिए। इसलिए कंपनी क्या करती है? कुछ लोगों को अपॉइंट करती है। अब उसके लिए ना आप चाहें तो सीधा वो लोगों का नाम लिख सकते हैं, जैसे CFO, CO, CLO, CTO, CMO, CS। ठीक है। इसके बाद आप लोग नीचे एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें हम बताएंगे हायरार्की ऑफ कंपनी मैनेजमेंट। हायरार्की मतलब तुम लोग बोल सकते हो एक तरह का सीक्वेंस मतलब कौन सा किसका पोजीशन पहले है, किसका पोजीशन बाद में है, किसका पोजीशन बाद में है। इतना क्लियर हुआ? तो हम लोग ये हायरार्की बनाएंगे। हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं शेयर होल्डर्स, क्योंकि वो लोग कौन है? हमारे कंपनी के ओनर हैं। और शेयर होल्डर्स के बाद आएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स किसको अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। उसके बाद आते हैं हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम CEO भी बोलते हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर आते हैं ये 6 लोग: CFO, CO, CLO, CTO, CMO, CS। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप लोग जो चाहे इंट्रोडक्शन और मीनिंग में ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है, आप चाहे तो पूरा कंटेंट भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से इस कंटेंट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। सो कंसेप्ट क्लियर हुआ कंपनी का? इस लेक्चर से हम लोग अपना 12th का SP अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ये मैंने आपका बेस क्लियर किया। क्यों? क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको आगे के टॉपिक्स नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा बहुत रिवीजन ले लिया। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।